हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एडवांस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए रोजाना एसएसटी की क्लास लेके आती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारी पिछली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो आपकी हेल्प करेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते देरी ना करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, स्थल का एक सर्करा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो इस फर्स्ट में आपको दिया गया है स्थल, संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। तो आपको पता है, जब एक स्थल को दो जो सर्कली पट्टी जब आपस में जोड़ती है उसको क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। ओके। ये जो स्थल संधि आपकी है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों को जोड़ती है। ओके, ये इसका सही आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ये किस किस को जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को और किसको जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका को। ओके, उस क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्थल संधि। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा, आपने जो महाद्वीप है उनके बारे में पढ़ा होगा। तो जो आपका जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। जो आपका सबसे बड़ा है वो क्या आपका एशिया है। अगर क्वेश्चन में आए, क्योंकि वो एशिया के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या है आपका, एशिया है। ओके, परंतु यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो क्षेत्रफल है आपका 7692। ओके, ये उसका क्षेत्रफल है। पर क्षेत्रफल पूछा नहीं जाता, पर बस यही पूछा जाता कि कौन सा जो महाद्वीप है सबसे छोटा है और कौन सा बड़ा है। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जाता है, क्रम में रखना होता है महाद्वीपों को कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा उससे छोटा है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल के बारे में नहीं पूछा जाता। ओके, तो टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार सीटेट ने पूछा है। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है जिन सब्जेक्ट को, वो आपके क्या क्या है, वो आपका एक तो हो गया इतिहास, हो गया भूगोल, हो गया राजनीतिक विज्ञान, हो गया और आपका अर्थशास्त्र हो गया। देखिए, आपने अपनी सामाजिक की बुक उठाना और उसमें देखना कि उसमें 4 टॉपिक होते हैं। उसमें एक तो इतिहास होता है शुरुआत में ही, फिर आपका भूगोल दिया होता है, और फिर आपका राजनीतिक विज्ञान दिया होता है, और लास्ट में आपकी अर्थव्यवस्था दी हुई होती है। ओके, परंतु जो समाजशास्त्र है या फिर मनोविज्ञान है, ये उसमें नहीं होते। ओके, तो आप अच्छे से देख लो और एक किसी की बुक ले लेना छोटे बच्चे की, और उसमें देख लेना, तो आप जिंदगी भर भी भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अजंता की गुफाएं हैं, जो रंग उन चित्रों में इस्तेमाल किया गया है, तो वो रंग किस सामग्री से बना है ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा, वो आपके पौधे और खनिजों से बना हुआ है वो रंग, क्योंकि बहुत अच्छा रंग है, मतलब कि वो धुलता नहीं है। सबसे पुरानी पांडुलिपि खालिस्तान पर लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेके आती हूँ। वैसे तो सारा जो एसएसटी सारा कवर किया हुआ है, परंतु ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखना है। तो जो आपकी सबसे पुरानी पांडुलिपि है, पता होगा आपको, वो आपकी कहाँ पे लिखी गई थी, वो आपकी ताम्रपत्रों पर लिखी गई थी। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो मानव इतिहास में जो सबसे लंबी अवधि है आपको पता होगा वो आपकी कौन सी है? जो आपका पुनर्पाषाण काल है वो आपका क्या है? वो आपकी सबसे लंबी अवधि है, क्योंकि इस पुनर्पाषाण काल का जो समय था वो 10 लाख से 10,000 वर्ष तक माना जाता है। ओके, कितना माना जाता है? 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक का माना जाता है। ओके, सॉरी। तो ये सबसे बड़ा इतिहास था, इसीलिए इसको सबसे बड़ा काल माना जाता है। ओके, और आपको पता होगा इसी काल में ज़्यादातर निर्माण हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महेंद्रगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। सेकंड में आपका दिया गया है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें से सही जो ऑप्शन है वो छांटना कि इन दोनों में से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। ओके, पर आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि जो एग्जामर है वो आपको सही क्वेश्चन पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो आपको सही पूछ रहा है वो, तो जो मैं इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है कि ये जो दोनों बातें हैं वो आपकी दोनों ही सही है, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ है वो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास है, उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ही आपका सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात है उसमें हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ओके, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ही आपका सही हो जाएगा। ओके, आपको पता होगा, सॉरी, आगे चलते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऋग्वेद है वो आपका किस भाषा में लिखा गया है? हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ऋग्वेद है आपका वो पहले आपको पता है जो संस्कृत थी उसको पढ़ाया जाता था बच्चों को, और ऋग्वेद भी संस्कृत में ही आपका लिखा गया है। इस क्वेश्चन को आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते, क्योंकि आप ये याद रखना कि पहले जो भाषा थी प्रचलित में कौन सी भाषा थी? तो जो संस्कृत भाषा थी वो ही आपकी प्रचलन में थी। ओके, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। जो 6ठी शताब्दी थी उसमें जो मगध था उसमें सबसे पहले जो शासक थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है आपका बिंबिसार। जो बिंबिसार थे वो आपके पहले शासक थे, किसके? मगध महाजनपद के। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? क्या पूछा है आपको कि त्रिरत्नों में से नहीं है। ओके, बौद्ध, अहिंसा, संघ या बुद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अहिंसा है, वो हमारे त्रिरत्नों में से नहीं है। इसके अलावा धम्म, संघ और बुद्ध आपके तीन रत्नों में शामिल है। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा, संसद, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के मतदाता। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो आपका विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो थर्ड आंसर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाता है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हमारे देश के ऊपर है तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो जो भारत का शासन प्रणाली है वो कौन सी है? फर्स्ट में आपका दिया गया राष्ट्रपति और संघीय, सेकंड में राष्ट्रपति और एकात्मक, थर्ड में संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका संसदीय और संघीय। ओके, थर्ड आंसर इसका राइट होता है, क्योंकि भारत की जो शासन प्रणाली है वो आपकी यही है। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है?
84, 47, 74 या 48। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 84। ओके। जो जनजातियां उनको सीटें कितनी, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी, इनको सीटें कितनी मिली है, वो मिली है आपकी 74। ओके। और आरक्षण कितना मिला है, 84। ओके। आप ये सोच रहे होंगे मैम पता नहीं क्या बोल रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका समानता का अधिकार। ओके। इसका उल्लंघन किया जाता है, मौलिक अधिकार में इसका उल्लंघन किया जाता है। ओके। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संपत्ति का अधिकार। ये क्या आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, परंतु जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अस्पृश्यता खालिस्तान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। लिंग, जाति, वंश, शारीरिक विकलांगता। तो इसका सही आंसर है वो आपका है जाति। ओके। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, भाई राज्यपाल तो करता है मुख्यमंत्री को, और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल को आपको पता होगा, राज्यपाल को आपका जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। आगे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट। जो भारत का पहला नागरिक माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है। कभी भी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे आपको जिंदगी भर याद रखना है। भारत का मतलब कि नागरिक तो हम भी है, परंतु जो आपसे पूछा जाए कि आपके भारत का पहला नागरिक कौन है, तो जो राष्ट्रपति है वो ही आपके भारत का पहला नागरिक है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। तो भारत में जो पहला नागरिक कहा जाता है, राज्य का जो पहला नागरिक माना जाता है वो आपका राज्यपाल होता है। देखिए, भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, और भारत में जो राज्य होते हैं उनका जो पहला नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल। ओके, राइट, समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि भारत में राज्यों का पहला नागरिक कौन है, तो वो है आपका राज्यपाल। ओके। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, मतलब कि 2014 के बाद कौन सी लोकसभा हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 16वीं। ओके। अगला क्वेश्चन, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन पुराने हैं, तो जो आपका जो क्या कहते हैं वर्तमान में, मतलब कि ये क्वेश्चन, एक मिनट आपको बता देती हूँ। हाँ जी, तो जो आपका वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन है, आपका रामनाथ कोविंद। ओके, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है।
तो इसका सही आंसर है कि संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, ये पूछा गया है। तो राजनीतिक दलों के जो नाम हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया है, किसमें? संविधान में। ओके। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति नामांकित करता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो भारत की संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? मतलब कि जो भारत के सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल बने थे जो भारतीय थे, तो वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो बताइए। तो इसका सही आंसर है श्री गोपालाचार्य। जो गोपालाचार्य थे वो कौन थे? एकमात्र ऐसे थे जो भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ओके। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत का संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जो भारत की रियासतें थीं उनको एकीकृत करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री राम गोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। ओके। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय या केंद्र सरकार और राज्य सरकार? तो आपको पता होगा जो समवर्ती सूची में जो मामले होते हैं उनमें जो कार्य करते हैं वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है इसमें। ओके। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मसौदा जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, आगे चलते हैं। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नेतृत्व से अलग हो गया? तो जो वो थे, क्या थे, मुर्शिद कुली खां थे, उसके नेतृत्व से बंगाल धीरे धीरे मुगल के नेतृत्व नियंत्रण में चला गया था। किसके शासन काल में? मुगल मुर्शिद कुली खां के शासन में। ओके। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंश के शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये कहोगे कि मैडम तो बोल रही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं उन क्वेश्चन को लेके आती जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपका कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका लॉर्ड डलहौजी। ओके। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो आपको पता होगा जो आपके क्या थे, नाना साहेब थे, उन्होंने खुद को क्या कहा था? पेशवा कहा था। ओके। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है? भाई आप बच्चों को कारखाने में के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे उपयोगी जो विधि होती है वो कौन सी है? तो वो सबसे उपयोगी विधि होगी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। बच्चों को आप जहाँ पे कारखाने होते हैं वहाँ पर ले जाइए और उनको उसको दिखाइए कि इसमें ये चीज़ होती है, यहाँ पे ऐसा धुआं होता है, प्रदूषण फैलता है, मतलब जो भी गतिविधि होती है बच्चों को उसके बारे में समझाइए।
एडिस्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा जो एड्यूस्टेट है सेट है वो क्या है? एक मानव द्वारा निर्मित क्या है? भारतीय उपग्रह है। ओके। पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो जो पंचवाणी है और बीजक है उसमें जो कबीर है उनके विचारों को सुरक्षित रखा गया है। ओके। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का क्षिति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष के रूप में दर्शाया गया है वो आपका काल है राजकोटों का काल। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो फर्स्ट में आपका दिया गया रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधन समाज, सेवा समाज या ब्रह्म समाज। तो आपका इसका राइट आंसर है वो है आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। बात दूरदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आप ध्यान रखना जो प्रयोग मापने के लिए किए जाते हैं इसमें इसके 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दाव का किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तापमान में के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, दिशा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेग के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको उनको याद रखना ही रखना है क्योंकि एग्जाम में ये एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है वायु दिशा। ओके। वात द्विदर्शी का प्रयोग वायु दिशा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? तो आपको पता होगा जो भूगोल के क्वेश्चन होते हैं शायद 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद कर लोगे ना तो 10 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे। आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो सकते। ओके। तो मैं आपकी जो भूगोल की क्वेश्चन हैं उनकी एक अलग से क्लास बना दूंगी, आप उसको देख लेना। ओके। जिसमें आपका सारा भूगोल कवर हो जाएगा। ओके। तो इसका देख लेते हैं क्या है। वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? वायुमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बाह्य मंडल। ओके। बाह्य मंडल है वो रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परत किस चीज़ के लिए उपयोगी है। जैसे जो क्या कहते हैं उसको, जो समताप मंडल है वो आपकी क्या हवाई जहाज उड़ाने के लिए काम आती है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्य परत तक पहुंचाइए। ठीक है। ये आपको कुछ चित्र दिया गया है ये, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी परत, ये परत दी गई है, 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत। ठीक है। आपको बताना कौन सी इन परतों के नाम बताने हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, 1 मिनट, इसका जो सही आंसर है वो आपका है 3rd। पहले आपकी आती है आंतरिक कोड। ठीक है। ये आपकी क्या है? आंतरिक कोड है। फिर आपकी क्या आती है? भारी कोड आती है, ये भारी कोड मंडल है। फिर आपकी आती है मंडल है ये, और ये क्या आपकी परपट्टी है। क्या वह है? परपट्टी। ओके। आगे देखते हैं, दिए गए आरेख से सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है और ये आप चंद्रमा है और ये आपका सूर्य देव है। तो आपको बताना है कि ये किस स्थिति को दर्शा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है थर्ड, कि ये लघु ज्वार भाटे को दर्शा रहा है। ओके। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो वो क्या कहलाती है। देखिए भाई, एक नदी है और वो मैदान में प्रवेश कर गई और वो वहाँ से मुड़ गई। मुड़ने के बाद वो क्या करती है, बड़े बड़े मोड़ बना लेती है, तो उसको क्या कहेंगे, वी। वी का मतलब क्या होता है, बड़ा। और सर्प, सर्प का मतलब क्या हो गया, मोड़। ठीक है, जैसे सांप मुड़ता है ना, तो वो क्या हो गया, सांप जैसे बन जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, विसर्प कहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहतर उपयोगी है। आपको पता होगा, जब किसी स्थान पर भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ किस तरह से पहुँचाई जाती है, वो आपकी हवाई जहाज़ के जरिए पहुँचाई जाती है, वायुयान के जरिए। तो आपका जो फोर्थ आंसर है वो आपका हो जाएगा वायुयान। वायुयान किसको कहते हैं, हवाई जहाज के जरिए। ठीक है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। देखिए, जो भूगोल की शाखा है जिसमें मानव जनसंख्या की संरचना की जाती है, मतलब कि मानव जनसंख्या कितनी है उसको आंका जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा, उसको जनसांख्यिकी कहते हैं। जन माने क्या होता है यार, लोग होते हैं, और सांख्यिकी क्या होते हैं, संख्या। तो जनसांख्यिकी उस शाखा को, संरचना को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए, ये आपको क्या दी गई है, ऊर्जा दी गई है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो जो आपका गैर परंपरागत स्रोत है वो है आपका सौर ऊर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो ये आपके प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ईंधन है, ये आपकी क्या है, ये आपके परंपरागत स्रोत है। ओके, अगला क्वेश्चन। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। देखिए, मछली को क्या कहते हैं, पिसी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पिसी कहते हैं। और कल्चर क्या है, मतलब कि कल्चर एक तो वो होता है जिसको, जो हमारे समाज में अपनाया हुआ होता है। ठीक है, तो जो मछलियों का तालाब में क्या करते हैं, व्यापार कर उनको रखते हैं, उसमें उनका प्रजनन करते हैं, फिर उसका व्यापार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पिसीकल्चर बोलते हैं। ओके, आपको पता होगा, जो सेरीकल्चर है वो सब्जियों के लिए है, हॉर्टिकल्चर क्या है, अंगूर की खेती के लिए है, और क्या है, ठीक है। और वर्टिकल्चर है वो अंगूर के लिए है, और हॉर्टिकल्चर है वो आपकी क्या है, फल और सब्जियों के लिए है। और जो सेरीकल्चर है वो आपको किसके लिए है, वो आपके हैं रेशम के कीड़ों के लिए। सेरीकल्चर किसके लिए, रेशम के कीड़ों के लिए है। हॉर्टिकल्चर आपके सब्जी और फलों के लिए, और विटीकल्चर है आपके अंगूरों की खेती के लिए। और पिसीकल्चर किसके लिए, आपके मछलियों के मछली पालन के लिए। ओके, तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, ये या फिर ये। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अगर मैं आगे से कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ओके, तो बेल आइकन को भी दबा लेना। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।